हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। सो लेट्स सी कि इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री में क्या है। तो हम्म तो इंट्रोडक्शन में वही बताया गया कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है। एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और फंगाई। अब जो कि डिसीजेस करते हैं, और इन डिसीजेस को हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं क्योंकि ये किसी और को भी इन्फेक्शन कर सकती है, कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? वही एक ब्रांच होता है जो कि मेडिकल साइंस की होती है, और वो कंसर्न होती है विद प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। हमें प्रिवेंट करना है, डायग्नोस करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। डायग्नोस यानी उसको हमें जांच लगानी कि कौन सा है ये, क्या बैक्टीरिया ने किया है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया है, किस वायरस ने किया है। ठीक है। जनरल माइक्रोबायोलॉजी यही डील करती है विद द स्टडी ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये सब। इम्यूनोलॉजी का तुम समझते ही हो, इम्यूनिटी जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनबिल्ट हमारे अंदर और एक्वायर्ड। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल ये डील करता है स्टडी ऑफ वेरियस कंट्रोल मेजर्स से, जो कि हमें प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन से। हॉस्पिटल में ही रहने वाले जो पेशेंट्स है, या जो हॉस्पिटल में हैं पेशेंट, या फिर और हेल्थ केयर वर्कर भी, उन्हें भी बचाना है ना हमें कि ना हो। अब सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? इन्फेक्शियस डिसीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं बहुत वेरियस ऑर्गन्स को, और वो ऑर्गन्स जो है अलग अलग सिस्टम्स में हैं। जैसे कि अगर थ्रोट, नोज थ्रोट को देखते हैं ना, रेस्पिरेटरी हो गया। हार्ट का है तो फिर कार्डियक हो गया, तो ब्लड स्ट्रीम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड हिपैटोबिलियरी, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, मस्कुलो, ये जितने तुम्हें जितने सिस्टम्स याद है सब यहाँ पे लिख देना। सीएनएस, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, जेनाइटल ट्रैक्ट, इन्फेक्शन ऑफ आई, ईयर एंड अदर्स। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? तो बेसिकली हमने उसको दो में डिवाइड कर दिया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट में वही जो प्रिमिटिव है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, यूकैरियोट फंजाई, पैरासाइट एंड अदर अलगी, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सब आ जाएंगे। इनका न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट का, ये डिफ्यूज्ड होता है। यूकैरियोट का वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये सब एब्सेंट है और ये सब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। सेल डिवीजन, बाइनरी डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन होता है इसमें प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में माइटोसिस या मियोसिस होता है। क्रोमोसोम जो होता है प्रोकैरियोट का 1 होता है, सर्कुलर होता है, और यूकैरियोट का मैनी और लीनियर होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसमें कैसे होता है? प्लाज्मिड के फॉर्म में प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है डज नॉट कंटेन स्टेरॉल एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टेरॉल्स नहीं होते, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में होता है। और यूकैरियोट जो होता है उनमें स्टेरॉल्स होते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है एक्सेप्ट राइबोसोम, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो होता है इसमें 70S होता है। 80S किस में होता है? यूकैरियोट में। साइट ऑफ रेस्पिरेशन मीजोसोम, जो कि इनफोल्डिंग हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, उसी को मीजोसोम बोलते हैं। और इसमें कैसे होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। पिनोसाइटोसिस एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। अब इसका क्या मतलब है? स्वेटबर्ग यूनिट, ये तो पता ही होगा है ना। सेडिमेंटेशन रेट या कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। अब हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी प्रोकैरियोट में है, अदर फंजाई वगैरह ये सब ये यूकैरियोट में। हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज हाइपोथाइज्ड theized for many centuries before their actual discovery. Teaching of Mahavir and the postulations of Varro and Columella, who named the invisible organism as Animalia minuta, were some of the attempt। ठीक है। बट अब अगर हम ब्रीफली देखते हैं तो एंटोनी फिलिप्स वन लिविनहुक जो थे 1676 में, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। किससे? सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने ही बनाया था, और उसको उन्होंने कह दिया लिटिल एनिमल क्यूल्स। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी वर्ल्ड की, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। उन्होंने काउपॉक्स वायरस को यूज़ किया था, चिल्ड्रन को इम्यूनाइज़ किया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। काउ पॉक्स के वायरस से उन्होंने चिल्ड्रंस को किसके अगेंस्ट इम्यूनाइज़ किया था? स्मॉल पॉक्स के, जिसको उन्होंने वैक्सीन फिर नाम रख दिया।
कुछ सेम प्रिंसिपल हम आज भी यूज़ करते हैं वैक्सीन्स को बनाने के लिए। अब जो लुईस पाश्चर थे उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबॉल बायोलॉजी। वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के फ्रांस में। अब इनके बारे में भी बहुत सी चीज़ें बताई गई है कि जैसे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन बताया था कि कैसे वो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज़ हो सकता है। उन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स बताई थी और उन्होंने डेवलप्ड स्टीम स्टरलाइज़र, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव, इन सब के बारे में बताया था। उन्होंने मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क बताया था। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस सच एज एंथ्रैक्स, फॉल, क्लोरेला एंड कोलेरा एंड रेबीज़। उन्होंने डिसअप्रूव किया था थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिजीज़ को, और उन्होंने पोस्टुलेट किया था जर्म थियोरी ऑफ डिजीज़। लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट बताया था उन्होंने, और वो थे फाउंडर ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने की है। जोसेफ लिस्टर को हम कहते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरीज, इतना मोटा मोटा बस याद रख लो। रॉबर्ट कॉक जो थे, उन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दी है फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। उन्होंने सॉलिड मीडिया इंट्रोड्यूस करवाया था जिससे कि हम बैक्टीरिया का कल्चर बना सके। और अगार का भी, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बताया कि अगार को हम एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर भी बताया। उन्होंने डिस्क्राइब किया हैंगिंग ड्रॉप मेथड को फॉर टेस्टिंग मोटिलिटी। उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया जैसे कि एंथ्रैक्स बेसिलाई, ट्यूबरकल बेसिलाई एंड कोलेरा बेसिलाई, ये सब चीज़ें। अब इन कॉक का फिनोमेना क्या था कि कॉक ने ऑब्जर्व किया था कि जो गिनिया पिग थे जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके थे ट्यूबरकल बेसिलस से, उन्होंने एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई जब उन्हें इंजेक्ट किया गया ट्यूबरकल बेसिलाई या उसके प्रोटीन से। इसके बाद से उन्होंने कॉक, इसी को ही कॉक फिनोमेना कह दिया। अब इनके मेनली कॉक पॉस्टुलेट इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज अ पॉजिटिव एजेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो क्या चार पॉस्टुलेट हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्स्टेंटली एसोसिएट होना चाहिए लीजन्स ऑफ डिसीज से। जो जो भी डिजीज़ के लीजन्स आ रहे हैं या इंजरी आ रही है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वही वो चीज़ें करवा रहा है, ये होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन्स ऑफ डिसीज। जहाँ पे लीजन्स है या जहाँ इंजरी है वहाँ से हम उसे आइसोलेट कर सके, ऐसा होना चाहिए। सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू अ सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल। जब हमारे पास कई एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, अगर हम उसमें हम वो उस लीजन के जो भी लीजन है और जो उस लीजन को करवा रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल में अगर डालते हैं तो वही डिसीज़ होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म, हम उसे वापस से री आइसोलेट कर सके ऑर्गेनिज्म को इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपेरिमेंट एनिमल। जो हमने एक्सपेरिमेंटल एनिमल था उसमें जो लीजन थे उससे हम वापस से उसे री आइसोलेट कर सके प्योर कल्चर में, ये होना चाहिए। एडिशनल फिफ्थ क्राइटेरिया ये था कि जब स्टेट्स दैट एंटीबॉडी टू द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी डिमॉन्स्ट्रेबल इन द पेशेंट सीरम। जो एंटीबॉडी थी, पॉजिटिव एज ऑर्गेनिज्म था, उसका एंटीजन था, उस एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनी थी, वो एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में दिखनी चाहिए। एक्सेप्शंस क्या थे कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाया ह्यूमन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस को देखने के लिए। जो कुछ बैक्टीरिया थे वो इन सब बातों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये इन विट्रो ग्रो नहीं हो पा रहे थे। और हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में इन्हें बेशक कर पा रहे थे पर ये इन विट्रो ग्रो नहीं हो पा रहे थे। नाइजेरिया गोनरी जो था, देयर इज़ नो एनिमल मॉडल हाउएवर इट कैन बी ग्रो इन विट्रो। अब नाइजेरिया गोनरी जो था उसको हम इन विट्रो में तो ग्रो कर पा रहे थे बट हम उसको एनिमल मॉडल में नहीं डाल पा रहे थे, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। अब पॉल एल्ड्रिच जो है उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट किया था एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलस को। इन्होंने डेवलप की थी टेक्निक्स जो स्टेन करती थी टिश्यूज़ और ब्लड सेल को। इन्होंने टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंट्रैक्शन, जिसको एल्ड्रिक फिलोमेना भी कहते हैं, वो भी बताया था। उन्होंने साइड चेन थ्योरी बताई थी। कीमोथेरेपी ही डिस्कवर्ड साल्वर्सन एन आर्सेनिकल कंपाउंड, जिसको मैजिक बुलेट भी कहते हैं, एज द फर्स्ट इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस। उन्होंने सिफिलिस के लिए साल्वर्सन एक आर्सेनिक आर्सेनिक कंपाउंड को फाउंड किया था जिससे कि कीमोथेरेपी हुई। द बैक्टीरिया एल्ड्रिकिया वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। इन 1908 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी में उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला। अदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम की। उन्होंने एक मेथड स्टेनिंग की डेवलप की थी जिसको ग्राम स्टेन कहा। अर्नस्ट का ही वॉज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवर किया था मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। गुड पास्चर, इन्होंने डिस्क्राइब किया था वायरल कल्चर टेक्निक इन चिक एम्ब्रियो। बारबरा मैकलिंटन, इन्होंने शी डिस्क्राइब द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन बैक्टीरिया जिसको ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। वाल्टर गिलबर्ट एंड फेडरिक सेंगर, वो फर्स्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था डीएनए सीक्वेंसिंग को। कैरी बी मिलिस ने डिस्कवर किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, और उन्हें फिर अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज़ मिला 1993 में। अब ऐसे ही डिस्कवरी ऑफ कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुई एंड नोबेल लॉरेट्स, नंबर ऑफ साइंटिस्ट इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी हैव बीन अवॉर्डेड। तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट चैप्टर। आई होप ये आपको पसंद आए।